मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस तीसरे वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर वाइब्रेशनल या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके पार्ट 2 में बाद में आप देखेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस को डिस्कस किया गया है पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है। आइए अपन देखें कि वाइब्रेशनल या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या होता है। चाहे आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलें इसको, या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, या सिंपली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारों के अर्थ एक से होते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले वीडियो में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जिन चीजों को देख नहीं सकते हम उनको देखने की कोशिश करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कौन से क्रियात्मक समूह हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं इत्यादि। और उसी वीडियो नंबर 1 में मैंने परिभाषा भी बताई थी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पदार्थ मैटर के बीच का जो इंटरेक्शन है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जब माइक्रोवेव रेडिएशन अपन ने यूज किए थे तो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, घूर्णन करता है, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन अपन ने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में किया था। आज अपन क्या करेंगे, माइक्रोवेव से भी ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन होता है आईआर, और जिसकी ऊर्जा होती है 10⁴ जूल्स पर मोल। इन रेडिएशंस को जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अपन इंसिडेंट करते हैं, उनको गुजारते हैं, पास करते हैं, तो मॉलिक्यूल ऊर्जा लेता है और वो वाइब्रेट करने लगता है, कंपन करने लगता है स्प्रिंग की तरह। और इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है। ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, और इसकी सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल में, मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज्यादा इसका उपयोग है, हम ये पता करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि बड़ी सिंपल टेक्निक है, इजीली यूज कर सकते हो आप इसको, चाहे पदार्थ या कंपाउंड या सैंपल आपका लिक्विड हो या सॉलिड हो, आप इसको उसका आईआर स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं, और केवल कुछ मिलीग्राम ही लगते हैं इसमें, और बहुत कम समय में आईआर स्पेक्ट्रा उसका आप कंपाउंड का प्राप्त कर सकते हैं, और आप उस सैंपल में कौन सा पदार्थ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल का, ये सारी चीजें आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं। मूलतः देखा जाए तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालते हैं। जैसे आप देखिए इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल है CH3CH2OH। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसको अपन ने नीले सर्किल से दिखाया है, हाइड्रोजन को सफेद और ऑक्सीजन को लाल। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से या आईआर टेक्निक से अपन ये मालूम करेंगे इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं और कौन सा क्रियात्मक समूह है, कौन कौन से इसमें बॉन्ड है। उसके लिए जरूरी है कि ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे। अब ये मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट करेगा, आप देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया है, राइट हैंड साइड में जो बॉन्ड्स हैं उनकी जगह आप देखिए स्प्रिंग ने ले लिए। तो एक्चुअली होता भी यही है, जो बॉन्ड्स हैं वो स्प्रिंग की तरह तो नहीं होती, पर फ्लेक्सिबल होती हैं, और मॉलिक्यूल को जब आप आईआर के सामने रखेंगे तो वो वाइब्रेट करने लगता है, उसमें वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं। अब ये वाइब्रेशंस कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, इस पे अपन बात करते हैं। तो आईआर रेडिएशंस के सामने जैसे ही मॉलिक्यूल को आपने रखा, मॉलिक्यूल कंपन करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। कितने सारे देखिए आप तरह तरह के वाइब्रेशन है। ऊपर देखिए बाईं तरफ वाटर मॉलिक्यूल को लिया गया है एक उदाहरण के रूप में। पीले रंग का जो गोला है वो ऑक्सीजन के लिए, नीला हाइड्रोजन के लिए। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग सबसे ऊपर देखिए, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होते हैं उसमें दोनों OH बॉन्ड बाहर जा रही हैं फिर अंदर आ रही हैं। बाहर जाना मतलब स्ट्रेच होना, अंदर आना मतलब कंप्रेस होना, संकुचन होना। एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो होती है उसमें आप देखिए, एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड फैल रही है, एक सिकुड़ रही है,
फिर पहली वाली सिकुड़ती है, दूसरी फैलती है। ये सतत रूप से प्रक्रिया चलती रहती, कंटिन्यूअस। इनको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और इसके अलावा बेंडिंग वाइब्रेशन भी होते हैं। देखिए सिजरिंग, जैसे सिजर मतलब कैंची, जैसे कैंची कैंची चलती है उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट कर रहा है। नीचे देखिए रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, ये सारे के सारे बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन में एक मूलभूत अंतर यह है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, मतलब बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है इत्यादि। परंतु बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल वही चेंज होता रहता है और बॉन्ड लेंथ वही रहती है। तो बेंडिंग में बॉन्ड लेंथ वही रहेगी और स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड एंगल वही रहेगा, बेंडिंग में बॉन्ड एंगल चेंज होगा। अब सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते। वाइब्रेशन के लिए भी एक कंडीशन होती है कि अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रा किसी भी मॉलिक्यूल का प्राप्त करना हो तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वो आईआर एक्टिव है कि नहीं। आईआर एक्टिव है कि नहीं इसका मतलब होता है कि आईआर के सामने रखने पर उसमें वाइब्रेशंस होंगे कि नहीं होंगे। तो आईआर एक्टिविटी के लिए या आईआर एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट वाइब्रेशन करने के साथ साथ पीरियोडिकली चेंज हो। क्योंकि डायपोल मूवमेंट आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके परिमाण भी है। इसलिए या तो डायपोल मूवमेंट दिशा में बदले या परिमाण में बदले या दोनों में बदले। अगर ऐसा होता है तो आईआर एक्टिव कहलाएगा मॉलिक्यूल और आपको आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अब देखें अपन की कोई भी मॉलिक्यूल जितने तरीके से वाइब्रेट करता है उसको कहते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल की कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है। अगर मॉलिक्यूल रेखीय है, लीनियर है, तो 3n-5। n क्या है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स है मॉलिक्यूल में, और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। और यदि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है जैसे वाटर, तो क्या होगा? फार्मूला हो जाएगा 3n-6। तो अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड को देखें 3n-5 फार्मूला लगेगा वहां, और 9-5 मतलब 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी। और पानी के मॉलिक्यूल के लिए H2O 3 × 3 मतलब 9-6 लगेगा, क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 तरीके से और वाटर मॉलिक्यूल 3 प्रकार से वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वाइब्रेशन दिखाए गए हैं। पहला है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बीच में मीन पोजीशन है CO2 की, मध्य की स्थिति है, बाईं तरफ स्ट्रेचिंग हो रही है एक बॉन्ड की और दूसरे की भी हो रही है क्योंकि सिमेट्रिकल है। दाहिनी तरफ दोनों का कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन, ये दोनों एक से होते हैं, एक सी सीमा तक होते हैं। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसका डायपोल मूवमेंट जो नेट है वो 0 है। बाईं तरफ भी 0 होगा, दाहिनी तरफ भी 0 होगा, इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कार्बन डाइऑक्साइड की आईआर एक्टिव नहीं है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। परंतु एंटी सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल वाइब्रेशन में क्या होगा? बीच में कार्बन डाइऑक्साइड है, डायपोल मूवमेंट 0 है। परंतु बाईं तरफ आप देखेंगे एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फैल गई है और एक सिकुड़ गई है, इसलिए मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाएगी और डायपोल मूवमेंट की दिशा होगी बाईं तरफ। क्यों होती है? आपको मालूम है कि हमेशा डायपोल मूवमेंट जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसी की तरफ कार्यरत होता है, और उसको एरो से दर्शाते हैं अपन। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए आप, पहली वाली बॉन्ड जो स्ट्रेच हुई थी अब कंप्रेस हो गई, और जो कंप्रेस हुई थी वो स्ट्रेच हो गई। डायपोल मूवमेंट की दिशा भी बदल गई, दाहिनी तरफ हो गया। और इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक वाइब्रेशन दर्शाता है तो डायपोल मूवमेंट में परिवर्तन हो रहा है पीरियोडिकली, और इसलिए ये आईआर एक्टिव होगा। इसी तरह से बेंडिंग वाइब्रेशन में देखिए आप क्या हो रहा है, बीच में डायपोल मूवमेंट 0 है, मीन पोजीशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। परंतु बाईं तरफ क्या हो रहा है? दोनों ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है और नीचे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो ऊपर बाईं तरफ देखिए आप,
जब दोनों ऑक्सीजन ऊपर जाते हैं तो डायपोल मूवमेंट की परिणामी दिशा ऊपर हो जाती है, और दाहिनी तरफ देखिए डायपोल मूवमेंट की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है, परिणामी दिशा, वो नीचे हो जाती है, बीच में शून्य है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट चेंज होता है, दिशा में भी, परिमाण में भी, डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी, इसलिए बेंडिंग वाइब्रेशन को अपन बोलेंगे IR एक्टिव है। इसी तरह से पानी का मॉलिक्यूल है जो नॉन लीनियर है, उसमें देखिए आप, पानी तो एक पोलर सॉल्वेंट है, इसका डायपोल मूवमेंट होता है अच्छा खासा, और इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में दोनों बॉन्ड फैलती हैं, फिर दोनों सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं। तो क्या होता है, डायपोल मूवमेंट की दिशा तो वही होती है, पर परिमाण उसका चूंकि चेंज हो रहा है, इसलिए ये IR एक्टिव होगा। इसी तरह सिमेट्रिक वाइब्रेशन में भी देखिए आप, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है डायपोल मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का, इसलिए ये भी IR एक्टिव होगा। बेंडिंग वाइब्रेशन देखिए, पानी का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंगली जो डायपोल मूवमेंट है वो भी बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, इसलिए चूंकि डायपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है, इसलिए भी IR एक्टिव होगा। तो ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन। अब मॉलिक्यूल वाइब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है उसको अपन बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अगर वाइब्रेशनल एनर्जी है तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है तो नहीं करेगा। पर वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे निकालेंगे आप? बड़ा सिंपल फार्मूला है कि वाइब्रेशनल एनर्जी वाइब्रेट VIB लिखा है इक्वल्स टू एच न्यू जीरो वी प्लस हाफ। यहाँ पे देखिए आप, जो न्यू वी है कैपिटल वी, उसका मान 0 1 2 3, इसको कहा जाता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और ये बताता है कि मॉलिक्यूल कौन से वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर में है या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में है। और न्यू जीरो को कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, और ये बराबर होता है 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। यहाँ पे आपको मालूम है, जो न्यू जीरो है वो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इसलिए कहलाती है कि हर बॉन्ड की एक निश्चित आवृत्ति होती है जिससे वो वाइब्रेट करता है, और वो चेंज नहीं होती, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसे OH बॉन्ड है, उसका न्यू जीरो फिक्स होगा, CO का अलग होगा, CN का अलग होगा, NH का अलग होगा, इसलिए इसको फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। म्यू आपको मालूम है रिड्यूस मास होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और के यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फोर्स कांस्टेंट, बल नीतांक कहा जाता है। अब ये कहाँ से आता है? देखिए, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ऐसे वाइब्रेशन जो हुक्स के नियम का पालन करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन कहलाते हैं। और हुक्स का नियम क्या है? हुक्स का नियम ये कहता है कि वाइब्रेशन करते समय जो रीस्टोरिंग फोर्स है F, वो डिस्प्लेसमेंट x के समानुपाती होता है। और जब तक हुक्स के नियम का पालन होगा, वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक कहलाएंगे, और अगर पालन नहीं होगा तो वो एन हार्मोनिक वाइब्रेशन कहलाते हैं। दाहिनी तरफ देखिए आप, रिस्टोरिंग फोर्स अगर बाहर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। जैसे स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे तो वो अंदर इसलिए आती है क्योंकि विस्थापन है वो बाहर की तरफ हो रहा है, और अंदर की तरफ जिस बल के कारण वो आती है वो कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स F। इसी तरह जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे आप, उसकी टेंडेंसी बाहर आने की होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? मूल स्थिति में आने की प्रवृत्ति होती है, और इसको F से दर्शाते हैं। तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यहाँ माइनस साइन दिखाता है कि F और X की डायरेक्शन, दिशा एक दूसरे के हमेशा विपरीत होती है। K को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ये बल नीतांक कहलाता है, और जितनी ज्यादा K की वैल्यू होगी, बॉन्ड उतनी रिजिड होगी, उतनी स्टिफर होगी। अब यहाँ पे देखिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल के, उनकी गणना की गई है। कैसे करेंगे आप? वाइब्रेशनल एनर्जी बराबर होता है एच न्यू जीरो वी प्लस हाफ। वी में आप 0 1 2 3 4 ऐसे रखते जाइए, आपको एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की, वो मान मिलता जाएगा। जैसे V इक्वल्स टू 0 रखिए सबसे नीचे, इक्वेशन में रख के देखिए तो क्या आएगा? वाइब्रेशनल एनर्जी बराबर हाफ एच न्यू जीरो। जब V इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो वो हो जाएगा 3/2 एच न्यू जीरो, 2 रखेंगे तो 5/2, 7/2, 9/2। तो मॉलिक्यूल जब V इक्वल्स टू 0 में होता है
तो आप देखिए उसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ एच न्यू जीरो। तो जब मॉलिक्यूल जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होता है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी शून्य नहीं होती है, इसको कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता रहता है। परंतु v इक्वल्स टू 1 में अगर है मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी 3/2 h न्यू जीरो हो गई, मतलब उसके वाइब्रेशन सब बढ़ जाएंगे, कंप्रेशन भी बढ़ जाएंगे, एक्सपेंशन भी। बाईं तरफ देखिए आप, एक्सपेंशन बढ़ गया है, और दाहिनी तरफ देखिए कंप्रेशन भी बढ़ गया है। मॉलिक्यूल अगर सेकंड एनर्जी लेवल में है, v इक्वल्स टू 2 में उसकी एनर्जी 5/2 h न्यू जीरो हो गई, तो एक्सपेंशन और बढ़ गया, बाईं तरफ देखिए कंप्रेशन भी बढ़ गया। अगर मॉलिक्यूल v इक्वल्स टू 4 में है, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9/2 h न्यू जीरो, तो उसका एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगा, कंप्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 इत्यादि आता जाता है। और जितनी ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी होगी उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा मॉलिक्यूल में, दोनों एटम उतना दूर दूर जाएंगे, और उतना ही कंप्रेशन भी होगा, उतने ही वो पास पास भी आएंगे। अब 0 से 1 में या 1 से 2 में, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन। क्योंकि यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है तो इसलिए कहलाएंगे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। अब कोई मॉलिक्यूल कहीं से कहीं भी जा सकता है, 0 से 10 भी जा सकता है, 10 से 4 में भी आ सकता है इत्यादि। तो ऊपर मॉलिक्यूल जब जाता है वो कहलाते हैं अपवर्ड ट्रांजिशन, नीचे अगर आता है तो कहलाता है डाउनवर्ड ट्रांजिशन। इनकी संख्या अनंत हो सकती है थ्योरेटिकली, इसलिए अपन एक फिर से नियम लगाते हैं जिसको अपन रोटेशनल में भी देखा होगा आपने, सिलेक्शन रूल कहते हैं, है ना। अब ये सिलेक्शन रूल ये कहता है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू +-1 होना चाहिए। या तो मॉलिक्यूल एक यूनिट ऊपर जाएगा या एक यूनिट नीचे आएगा। मतलब 0 में है तो 1 में जाएगा, 1 में है तो 2 में जाएगा, 2 में है तो 3 में जाएगा। तो ये कहलाते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू +1। परंतु अगर 2 से 1 में आता है, 4 से 3 में आता है, 1 से 0 में आता है, तो ये कहलाते हैं डाउनवर्ड ट्रांजिशन, और डेल्टा v इक्वल्स टू होता है -1। तो मॉलिक्यूल एक ही यूनिट ऊपर जा सकता है और एक ही यूनिट नीचे आ सकता है। तो इसको कहा जाता है सिलेक्शन रूल। और इस आधार पे देखो आप वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कैसे हो रहे हैं। मॉलिक्यूल 0 से 1 में गया, कितना एनर्जी का अंतर आ जाएगा दोनों का, अगर आप देखें तो दोनों का एनर्जी का अंतर आ जाएगा h न्यू जीरो। अगर आप v इक्वल्स टू 0 में एनर्जी देखिए और v इक्वल्स टू 1 में देखिए, 0 में कितनी थी, हाफ एच न्यू जीरो, 1 में कितनी थी, 3/2 h न्यू जीरो। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 0 और 1 का, h न्यू जीरो। 1 और 2 में देखेंगे आप, अंतर है h न्यू जीरो, 2 और 3 में h न्यू जीरो। तो दो ऊर्जा स्तरों का अंतर हमेशा एक सा है, h न्यू जीरो। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाता है या 1 से 0 में लौटता है, तो निकलने वाली एनर्जी को, रेडिएशन से अपन को जो लाइन मिलती है स्पेक्ट्रा की, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा ई अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा, न्यू जीरो। 1 से 2 में जाए या 2 से 1 में लौटे, ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, एच न्यू जीरो। उसको एच से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो मॉलिक्यूल कहीं से कहीं भी जाएगा, एक यूनिट ऊपर या एक यूनिट नीचे, हमेशा ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन समान होगा। और इसलिए आपको जो लाइन मिलेगी, एक मिलेगी, और उसको अपन बोलेंगे, नीचे दिखाया गया है वो हरे से, न्यू जीरो, और ये कहलाएगी उसकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसका एक मतलब और होता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे ही आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हर फंक्शनल ग्रुप का या बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मान होता है, जिसको न्यू जीरो कहा जाता है। अब तो ये कहलाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। तो मूल रूप से सारा जो खेल है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है। और आपको ये बात दिमाग में बैठा देनी चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल में जब वाइब्रेशंस होते हैं, तो हर बॉन्ड का, हर ग्रुप के हर बंध का जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी की जो लाइन मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, वो एक निश्चित होगी। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी न्यू जीरो अलग होगी। अगर OH बॉन्ड है, उसकी अलग होगी। अगर C सिंगल बॉन्ड C है, अलग होगी। C डबल बॉन्ड C है, उसकी न्यू जीरो अलग होगी। तो इस प्रकार
क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है और ये अगर आपको मालूम है तो आप टेबल देख के जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसीज की जो टेबल दी हैं वेव नंबर्स में, तो जिसकी आगे बात करेंगे अपन, तो उससे आप कंपाउंड की मॉलिक्यूल की पहचान कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। जैसे बाकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में होता है, इसमें सोर्स, सैंपल रखने की जगह होती है, कंपार्टमेंट और डिटेक्टर। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। अब इसके बाद अपन आपको बता दूं कि जो बैंड्स होते हैं या जो पीक्स मिलते हैं आईआर स्पेक्ट्रा में, मूल रूप से वो 3 तरह के होते हैं। एक ब्रॉड बैंड होता है, ये देखिए आप ब्रॉड बैंड दिखाया हुआ है, और एक शार्प बैंड होता है और एक वीक बैंड होता है। तो पूरे आईआर स्पेक्ट्रा जितने भी आपने देखे होंगे वो इसी तरह से, उसमें ये 3 तरह के पीक पाए जाते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये इसमें अपन ने सिद्धांत की बात की कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है। अब अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे कि ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं। किस तरह से आईआर स्पेक्ट्रा का आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, कौन-कौन से ग्रुप्स होंगे, कौन-कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, कौन-कौन सी बॉन्ड होगी, एलिफेटिक होगा कि एरोमेटिक होगा, फिर किस तरह से जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी शिफ्टिंग होती है, वेव नंबर में कैसे शिफ्ट होता है, ये सारी चीजें अपन अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा जो कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो क्या होते हैं। तो उसमें बड़े सिलेक्टेड एग्जांपल मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो सेकंड वीडियो लेक्चर है वो आपका बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, और इसको भी आप पढ़िएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जब भी चौथा लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद फिर अपन बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। थैंक यू सो मच।